समोसे बनाने वाली सास बहू। महेश रोड क्रॉस कर रहा था कि तेज रफ्तार की गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। महेश तो बच जाता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद महेश की पत्नी सौम्या और उसकी माँ वेदना हॉस्पिटल से उसे घर लाकर कहती हैं, महेश, आप ठीक तो है ना? अब आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो मेरी आंखें चली गई हैं, पर अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा सौम्या, कुछ भी नहीं। बेटा, तू परेशान मत हो। मैं जानती हूँ तुझे घर के राशन पानी की चिंता है, क्योंकि अब तो तेरा कारोबार भी नहीं रहा। पर हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, क्यों सौम्या बहू? हाँ माँ जी, हम दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे। मिल गया माँ जी, आइडिया मिल गया। अब देखना हमारे घर की स्थिति कैसे ठीक होती है। आखिर सौम्या को ऐसा क्या आइडिया आया था जिससे वो अपने घर की हालातों को पहले से बेहतर कर सकती थी? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। कुंवारी सौम्या सुबह सुबह ठेले पर गरम गरम समोसे बनाकर चल रही थी। वो समोसे इतनी अच्छी बनाती थी कि उसकी खुशबू जो सूंघता वो समोसे खाने चला आता था। ऐसे ही एक दिन महेश वहां से गुजर रहा था कि समोसे की महक उसे समोसे खाने पर मजबूर कर देती है। समोसे की खुशबू इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। सुनिए, जरा एक प्लेट समोसा देना। जी, ये लीजिए। सौम्या की समोसे लेकर जब महेश खाता है तो उसे समोसे बेहद पसंद आते हैं, जिसके बाद वो एक प्लेट और खाकर कहता है, अरे वाह, आप तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हैं। आज से पहले मैंने इतने सस्ते और अच्छे समोसे कभी नहीं खाए। लगता है आपके हाथों में कोई जादू है। जी शुक्रिया, आप ऐसा कह सकते हैं। मेरी मम्मी भी मुझे यही कहा करती थी। करती थी? मतलब अब वो नहीं है? जी नहीं, कुछ सालों पहले वो मुझे छोड़कर चली गई और अब मैं अकेली रहती हूँ। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर आपका नाम क्या है? जी सौम्या है, पर आपका? मेरा नाम महेश है। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अच्छा, मेरी फैक्ट्री का वक्त हो गया है, अब मैं जाता हूँ। ये आपके पैसे। पैसे देकर महेश चला जाता है। अगले दिन जब वो फिर समोसे की दुकान के सामने से गुजरता है तो बिना समोसे खाए रह नहीं पाता और समोसे खाता ही रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे महेश सौम्या के हाथ के बने समोसे रोज खाता, जिससे उसकी मुलाकातें बढ़ती। एक दिन दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। महेश धूमधाम से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है और वेदना कहती है, बेटा, ये सब क्या है? तूने मुझे बिना पूछे शादी कर ली। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सौम्या बहुत गुड़ी बहू है, बिल्कुल आपको जैसी चाहिए थी वैसी है। अब ये गुड़ी है या नहीं, वो तो मैं आने वाले दिनों में पता लगा ही लूंगी। शुक्रिया माँ जी, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं आपकी बातों पर जरूर खरी उतरूंगी। देखते हैं। ये कहकर वेदना सौम्या का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन जब सौम्या उसके पैर छूती है तो वो बोलती है, सदा सुहागन रहो बहू। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें अपनी पहली रसोई में गुजिया बनानी होंगी। बना तो पाओगी ना? मुश्किल होती है वो बहुत। जी माँ जी, मैं जरूर बनाऊंगी, पर आपके लिए स्पेशल चीज भी बनाऊंगी। तो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। अपनी सास की बात सुनकर सौम्या रसोई में चली जाती है और गुजिया बनाने की तैयारी करती है। बस ये गुजिया तैयार हो गई, अब इसे सेकना है। इतने में मैं समोसे तैयार कर लूंगी और दोनों को साथ सेक लूंगी। ये कहते ही सौम्या जल्दी से समोसे की तैयारी कर लेती है। 4 घंटे उसके पूरे हो जाते हैं और अपना बनाया हुआ नाश्ता वो सास के सामने रख देती है। माँ जी, मैंने ये बनाया है, अब आप चक्कर देखिए। अच्छा, तो समोसे भी बनाए हैं, अभी मैं खाती हूँ। अरे वाह, ये गुजिया तो बहुत अच्छे तरीके से बना ली तुमने। ज्यादा चीनी भी नहीं है, मेवे भी सही डाले हैं, बहुत बढ़िया। माँ जी, समोसे भी खाइए और बताइए कैसे हैं।
सौम्या के ये बोलते ही वो जैसे ही समोसे खाती है तो कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो समोसा बहुत ही बढ़िया बनाया है। ऐसे समोसे मैंने पहले कभी नहीं खाए, ना मैंने आज तक बनाए। तूने मुझे खुश किया, इसीलिए आज से तू मेरी बहू है। ये ले सोने के कंगन, मेरी तरफ से तेरे लिए। शुक्रिया माँ जी, और खाइए ना समोसे। मैंने कहा था ना माँ, आपको सौम्या जरूर पसंद आएगी। उसके हाथों में जादू है, बहुत बढ़िया समोसे बनाती है। मैं तो बहुत सारे खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी बहुत सारे खाऊंगी। ये कहते ही सास और पति उसके बनाए हुए समोसे पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में सौम्या घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी से निभाती है। साथ ही तीनों खुशी खुशी घर में रहते हैं। पर अचानक से महेश का कारोबार डूब जाता है। उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और सड़क पर चलते हुए वो कहता है, अरे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब मैं सौम्या और माँ को कैसे बताऊंगा कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। सब खाक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। अब मैं ये सब शुरुआत कैसे करूंगा। बहुत पैसे चाहिए। उदास मन से हजार टेंशन लिए महेश चले ही जा रहा था कि उसे तेज गाड़ी की आवाज भी सुनाई नहीं देती और एक गाड़ी से टक्कर उसे लग जाती है। आसपास के लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करने के बाद बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति बिल्कुल ठीक है ना? बताइए मुझे बहुत घबराहट हो रही है डॉक्टर साहब। मिसेस सौम्या, आपके पति बिल्कुल ठीक है, पर एक्सीडेंट ने उनसे उनकी आंखें छीन ली हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेदना और सौम्या महेश को इस हाल में देखकर टूट जाती हैं, पर संभालती भी वही हैं। कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाता है, जहां सौम्या उसे दवाई देते हुए कहती है, महेश जी, दवाई खा लीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? अपने घर पर आकर सौम्या किसी अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ करना सौम्या, मैं बिल्कुल निहत्था हो चुका हूँ। आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? कोई बात है क्या? सौम्या के ऐसे पूछने पर महेश उसे अपने एक्सीडेंट और फैक्ट्री की बात बता देता है, जिसके बाद वो कहती है, महेश जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पर बहू, हम क्या करेंगे? मुझे पता है माँ जी, अब हम क्या करेंगे। घर चलाने के लिए अब हमारा यही सहारा है माँ जी। आप और मैं मिलकर समोसे बनाएंगे और बेचेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बहू। वैसे भी तू समोसे बनाने में माहिर है। बचत के पैसों से ही सौम्या और वेदना समोसे की छोटी सी दुकान खोलकर समोसे बेचना शुरू कर देते हैं। उसकी समोसे की खुशबू से ही काफी लोग पहले दिन इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह वाह, यहाँ तो खुशबू समोसे की बहुत तेज आ रही है। अब तो समोसा खाना ही पड़ेगा। सुनिए, जरा मुझे 2 प्लेट समोसे दीजिए। जी, ये लीजिए। बेटा, यहाँ बैठकर खा लो आराम से। जी आंटी। दीदी, जरा मुझे भी समोसे पैक कर देना। मैंने आपके समोसे पहले भी खाए हैं। आप पहले भी बेचती थी ना? हाँ, मैं वही हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए एक समोसा फ्री। आहा, मेरा तो गर्मा गर्म समोसे खाकर मुंह भी जल गया। आपके समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, रुका ही नहीं गया मुझसे। खाओ खाओ बेटा, अगर कोई ऑर्डर हो शादी पार्टी का तो जरूर बताना। जी आंटी, जरूर। पहले दिन ही सौम्या की काफी कमाई हो जाती है और पहले के लोग भी उसे काफी जानते थे। ऐसे ही दोनों सास बहू ने मिलकर खूब समोसे बनाए और बेचे भी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सास बहू के समोसे के नाम से मशहूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास समोसे खाने के लिए आते हैं। तभी एक शेफ उनके समोसे खाकर कहता है, वाकई मैंने इतनी जगह के समोसे खाए हैं, पर आप जैसा टेस्ट कहीं नहीं था। मैं आपके नाम की फ्रेंचाइजी से हर छोटे शहर में समोसे बेचना चाहता हूँ, जिससे लोगों तक आपके हाथ का स्वाद पहुंचे। इसका 20% मेरे लिए और 80% आपका होगा। बताइए, क्या आपको मंजूर है? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। ये डील मुझे मंजूर है। सौम्या की इस डील के बाद हर जगह सास बहू के मशहूर समोसे से उनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है।
फिर वो बहुत अमीर बन जाते हैं और उन पैसों से महेश की आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। महेश पहले की तरह देख पाता और सभी खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। अमीर वर्सेस गरीब बहन। किशनगंज में रहने वाले सुरेश की दो बेटियां थीं, जिनका नाम न्यासा और दिलासा था। एक सुबह सुरेश अपनी बेटियों को निहारते हुए कहता है, वक्त हो चला है जब मुझे अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर वो दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहता है, बिटिया, तुम दोनों ब्याह के लायक हो गई हो। वैसे तो शादी को लेकर हर लड़की के मन में अनेकों आशाएं जुड़ी होती हैं। अगर तुम दोनों के दिल में कोई है तो तुम अपने पिता को खुलकर बता सकती हो। दोनों की खामोशी देखकर सुरेश को चैन पड़ता है, जिसके बाद दोनों बहनें एकाएक पिता के सामने शादी के प्रति अपना रुझान साझा करती हैं, जहां न्यासा बेधड़क होकर कहती है, पिताजी, मैं एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिसका बड़ा सा घर बार हो और अच्छा खासा बिजनेस हो, ताकि मैं सारी उम्र ठाट से रह सकूं। पिताजी, मेरी सिर्फ एक ही चाहत है, मुझे अपने पति में अपने पिता की छवि मिले। उस रोज से सुरेश अपनी बेटियों के विवाह के लिए वर तलाशने लगता है, जो मनोहर और युवराज नाम के दो अलग अलग लड़कों पर खत्म होता है। जहां युवराज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वहीं मनोज एक साधारण तबके का व्यक्ति था, जिसकी किराने की दुकान थी। वो एक ही मंडप में अपनी दोनों बेटियों का ब्याह रचा देता है। अगले 2 दिनों के बाद दोनों बहनें पग फेरे के रस्म के लिए पिता के पास आती हैं, जहां न्यासा अपने रुतबे का अमीरी अंदाज में धौंस झाड़ते हुए कहती है, अरे दिलासा, ये कैसी फीकी पुरानी साड़ी पहनी है तुमने? फुटपाथ से खरीदी है क्या? फिर इतने हल्के गहने नई नवेली दुल्हन पर शोभा देते हैं क्या? भला मुझे देखो, सर से पांव तक सोने से लदी हुई हूँ। तुम्हारे जीजाजी ने मुझे कल ही बड़े बाजार से एक साथ 7 कांजीवरम की साड़ियाँ दिलाई है। तुम तो जानती हो ना कि कांजीवरम की साड़ी कितनी महंगी बिकती है। इस पर दिलासा अपनी बहन न्यासा से कहती है, अमीर बनने का अरमान किसका नहीं होता, मगर सभी की किस्मत तुम्हारी जैसे ही बलवान नहीं है मेरी प्यारी बहना। मेरे पति भले ही पैसे से गरीब हैं, मगर दिल के बेहतर इंसान हैं। वो मुझे बेहद प्यार करते हैं। ओफो, दिलासा, बी प्रैक्टिकल। कब समझोगी कि प्यार से पेट नहीं भरता? जिंदगी को बेहतर तौर से जीने के लिए पैसे पास होना बहुत जरूरी है। अमीरी की ठाट बाट का अपना ही मजा है। अगले दिन दोनों बहनें अपने ससुराल को विदा हो जाती हैं, जहां एक और अमीर न्यासा के पति के बिजनेस में हो रही तरक्की उसके कदम चूम रही थी, वहीं दूसरी ओर गरीब दिलासा के पति की दुकान ठप पड़ती जा रही थी। एक रोज न्यासा कार में सवार होकर अपनी बहन के घर आती है। न्यासा, पूरी 2 बरस बाद देख रही हूँ तुम्हारा ये खिलता हुआ चेहरा। हाँ, अब महीने के हर दूसरे दिन मैं पार्लर में बिताती हूँ तो चेहरा तो खिलेगा ही, मगर करीबी से जूझकर तुम्हारा चेहरा मुरझा चुका है। न्यासा को अमीरी का रुतबा झाड़ते देख दिलासा के पति मनोहर को भारी आघात पहुंचता है। तभी दिलासा कहती है, खड़ी खड़ी ही सारी बातें करोगी, बैठ जाओ। अभी न्यासा ने अपनी अमीरी का बखान करना बंद ही किया था कि उसका पति युवराज डींगे हाँकते हुए कहता है, वो क्या है ना, हमें खाट चौकी पर बैठने की आदत नहीं है, हमेशा से सोफे का आदी हूँ। बुरा मत मानना साली साहिबा, ससुर जी ने इन जनाब से आपका ब्याह रचाकर आपको गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। मेरी पत्नी न्यासा को देखो, शहर में ठाट बाट से रहती है। मेरे जाने के बाद युवराज की तरक्की क्या हुई, ये तो मुझे अपना गुड लक चार्म कहते हैं। मुझे जमीन पर पाँव न धरना पड़े, इसके लिए हाल ही में 15 लाख की बड़ी कार खरीदी है। मगर इस घनघोर गरीबी में तुम्हारे पैर तो मिट्टी में ही सने रहते होंगे ना। एकदम से मनोहर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो भड़कते हुए कहता है, बस अपनी अमीरी का रौब झाड़कर मेरी बीवी को नीचा दिखाना बंद कर। अमीरी के रुतबे से तुम्हारी भौहें घमंड से चढ़ गई हैं न्यासा। अरे, जिसकी पैसे की तो औकात नहीं है, उसके तेवर ऐसे जैसे कोई बिजनेस टाइकून हो, करीब देहाती। उनके जाने के बाद मनोहर कहता है, अमीरी और शानो शौकत के नशे में चूर हो गई है न्यासा। आखिर क्या मिलता है उसे हर बार तुम्हें नीचा दिखाकर? शायद उसे ऐसा करके खुशी मिलती होगी, तो खुश होने दीजिए ना उसे। पिताजी के जाने के बाद
बेहद कच्ची उम्र में घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गईं। मैंने पाई पाई जोड़कर यह दुकान खोली, मगर अब किराने का काम भी ठप पड़ गया है। ज्यादा पैसे भी नहीं बचे। सुनिए, पिताजी ने मुझे ब्याह में जो गहने दिए थे ना, वो मेरे पास बेफिजूल ही पड़े हैं। उन्हें बेचकर कोई दूजा काम शुरू कर लीजिए। मनोहर दिलासा के जेवर गिरवी रखकर कुछ पैसे मोल ले आता है। अरे, आ गए आप? कुल जेवरों का यही दाम मिला है। सोचा था कि इसे कोई बड़ा व्यापार खोलूंगा, मगर इतने कम पैसों में पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा। अक्सर छोटे कदम ही बड़ी सफलता का कारण ठहरते हैं। शादी का सीजन चल रहा है। माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर मीठे से शुरुआत करते हैं। फिर दोनों दंपति घर में मिठाई बनाकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में आते हैं। दोनों काफी देर आवाज लगाते हैं, मगर किसी को ना आता देख वो हताश मन से कहते हैं, सवेरे से सांझ होने को आ गई है, अब तक हमारे एक भी लड्डू की बोहनी तक नहीं हुई। अगर ये आखिरी पैसे डूब गए तो? देर शाम एक धनी व्यक्ति उनके पास आकर कहता है, अरे सुनो, ये सारी मिठाई जल्दी से बांध दो। वैसे तो मैं खुद मिठाई का व्यापारी हूँ, मगर जो मेरी दुकान की मिठाई बनाता है वो आज आया नहीं, इसलिए ये मिठाई मुझे ब्याह में पहुंचाना है। मिठाई वाला सारी मिठाइयां खरीद कर उन्हें दाम देता है, जिससे वो कई रोज बाद वो भरपेट खाना खाते हैं। इन पैसों से कल हम और ज्यादा तादाद में मिठाई बनाएंगे। अगले सवेरे दोनों मिठाइयां बनाकर उसी जगह बेचने पहुंचते हैं। तभी वही मिठाई वाला आकर उनसे कहता है, अरे भाई, कल शादी में तुम्हारे लड्डू की खूब सराहना हुई और मेरे पास बड़े तबके के लोगों की शादी के मिठाइयों के ऑर्डर आते हैं। मेरी खातिर मिठाई बनाओगे? इससे हमारी कमाई का जरिया बढ़ेगा तो हर्ज कैसा, हमें यह सौदा मंजूर है। हर एक दिन के साथ उनके मिठाई की मांग बढ़ती जा रही थी, जिससे उनके गरीबी की रेल अब पटरी पर आने लगी थी। मगर दूसरी ओर समय की मार के चलते न्यासा के पति को बिजनेस में भारी घाटा हुआ, जिसके चलते वो गरीबी की चपेट में आ चुके थे। सुनो जी, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे पास अच्छी खासी कीमत जुड़ गई है। क्यों ना हम थोक मिठाई की दुकान खोलें? दोनों मिठाई की दुकान खोलते हैं। मिठाइयों के उत्तम स्वाद के कारण थोड़े ही दिनों में उनकी मिठाई की दुकान पूरे हाट बाजार में भारी सुर्खियां बटोर चुकी थी, जिसके साथ प्रतिदिन उन्हें विशेष कमाई हाथ लगती थी। दिलासा, अब मैं तुम्हें तमाम खुशियां देना चाहता हूँ। बहुत दिन गरीबी में जीवन काट लिया तुमने। अमीर होकर मनोहर बड़ा सा घर बार, गाड़ी और विलासिता की सभी चीजें खरीदता है। एक दिन गरीबी से जूझती न्यासा उसके पास आती है। न्यासा, ये क्या हुलिया बना रखा है? दिलासा, मेरे पति का बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हुआ है। पाई पाई घाटा चुकाने में चली गई, घर से बेघर हो गई। बड़े आस से आई हूँ। इश्तिहार में देखा कि जीजा जी के मिठाई के कारखाने में वर्कर्स की जरूरत है। जानती हो न्यासा, अमीरी और आमदनी का कोई भरोसा नहीं कि वो कब चली जाए। एक दिन तुमने मेरी गरीबी का मजाक बनाकर अपनी अमीरी का गुमान दिखाया था। आज तुम मेरे सामने झोली फैलाए खड़ी हो। अमीरी का कोई भरोसा नहीं, कब अर्श से फर्श पर ले आए। न्यासा का झुका सिर जैसे जमीन में गड़ने के लिए उतावला था। तभी दिलासा कहती है, अगर तुम्हारे पति को मेरे पति के मिठाई के कारखाने में काम करने से ऐतराज नहीं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज मुझे एहसास हो गया कि पैसा प्यार का कोई तोल नहीं, क्योंकि पैसा भले ही साथ छोड़ जाए, मगर प्यार भरे रिश्ते आखिरी दम तक साथ निभाते हैं। अंत में न्यासा के सिर चढ़ा अमीरी का घमंड टूटकर चूर हो जाता है, जिसके साथ उसे रिश्तों की गहराई का एहसास भी हो जाता है। भुट्टे बेचने वाली सास बहू की सफलता। सास बहू की स्वीट कॉर्न की एक शॉप पर अनेकों लोगों की भीड़ जमी हुई थी। उस दुकान को एक सास बहू मिलकर चला रही थी। तभी दुकान पर सुजीत नाम का एक शख्स आकर भुट्टों की मांग करते हुए कहता है, अरे जरा जल्दी से 2 भुट्टे देना। कहो भाई, कौन सा भुट्टा चाहिए तुमको? ये सुनकर वो सर खुजाते हुए कहता है, अरे भुट्टों में भी वैरायटी शामिल है क्या काकी जी? अब इसको तो बहू ही डेमो दे सकती है। बहू तो इस ग्राहक को देख, इनको मैं निपटाती हूँ। कौन सा भुट्टा खाना पसंद करोगे? भाड़ के भुने भुट्टे, उबले हुए भुट्टे या फिर मसालेदार भुट्टे? अरे सभी में से एक एक दे दो। सास बहू मिलकर उसे तीनों तरह के भुट्टे तैयार करके देते हुए कहती हैं, ये लो बेटा, सास बहू स्वीट कॉर्न। सुजीत दुकान पर खड़ा भुट्टों का लुत्फ उठाते हुए सास बहू की वाहवाही करते हुए कहता है, वाह,
सचमुच आप सास बहू के बनाए इन सभी भुट्टों का स्वाद तो एक से बढ़कर एक है। ये मसालेदार भुट्टे का तो कोई जवाब ही नहीं है। और ये भाड़ के भुने भुट्टे तो हाँ एकदम अलग हैं, खास तौर पर इसकी सौंधी महक। शुक्रिया। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों सास बहू ने भुट्टे बेचकर इतनी सफलता कैसे हासिल की है? आज जो सफलता तुम्हें दिखाई दे रही है उसे हासिल करने के पीछे हमारा कड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। गुरुग्राम गांव में रहने वाला मोहन एक आम किसान था। उसके पास एक खेत था जहां वो मौसमी फल सब्जियों की बुआई करके घर का गुजर बसर करता था। गिरधर के बाबा आ गए आप? अरे कितनी दफा कहा है तुमको प्रेरणा, उस नीच धोखेबाज का पिता कहकर मत पुकारा करो मुझे। 5 बरस हो गए उसको शहर गए, अब तक उसकी कोई खास खबर नहीं। कोसता हूं मैं खुद को कि मैंने अपने जिगरी यार की बेटी को उस निकम्मे के पल्ले बांधकर उसका जीवन अंधेरे में झकझोर दिया। बाबूजी, आप क्यों मेरी खातिर दिल छोटा करते हैं? आप दोनों हैं ना। दरअसल ब्याह के दूसरे रोज ही गिरिधर रूपाली की सारी आस तोड़कर उसे छोड़कर हमेशा की खातिर शहर रवाना हो गया था। इसके बावजूद भी वो बहू होने का फर्ज अदा कर रही थी। गुजरते समय के संग मोहन के चेहरे पर बढ़ती झुर्रियां उसके बुढ़ापे की दशा की झलक जाहिर कर रही थी। देखते ही देखते मोहन रोग के बिछौने का शिकार हो गया। अजी, ये क्या हो गया आपको? समय की मार है अपर्णा बेटे, कि दगाबाजी और बहू के जीवन का ऐसा सोब लगा कि अब जीने की इच्छा नहीं बची अपर्णा। बाबूजी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। पलक झपकते ही मोहन सदा की खातिर आंखें मूंद लेता है, जिसके सदमे में मानो दोनों सास बहू का बल टूट गया हो। कुछ दिनों बाद माँ जी, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा। बनिए के पास भी काफी उधार हो चुका है। बचे खुचे पैसे भी 13वीं में लग चुके हैं। अब तो एक कोटा सिक्का भी नहीं। खाने के लाले पड़ने के चलते दोनों सास बहू लोगों के आगे भूख जाहिर करती हैं, मगर उन्हें छुच्छे हाथ ही भगा दिया जाता, जिसके चलते दोनों कई दिन कई रातें भूखे ही सो जाती हैं। एक रात, माँ जी, आप अब तक जाग रही हैं? तेरी आंखों से भी तो नींद ओझल है बहू। भूखे पेट क्या ही नींद पड़ेगी। अगली भोर, माँ जी, ऐसे कब तक गुजारा चलेगा? हमें कुछ तो करना होगा। हाँ बहू, पापी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोनों सास बहू काम की खोज में कई जगह भटकती हैं, मगर उन्हें निराशा के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। फिर दोनों खेत की डगर से लौटने लगती हैं। हमारे लाख हाथ पैर मारने के बावजूद भी कहीं बात नहीं बनी। माँ जी, बाबूजी के जाने के गम में हमारे दिमाग से उतर ही गया था कि बाबूजी ने इस बार खेत में भुट्टों की फसल उगाई है। अब तक भुट्टे पककर तैयार हो गए होंगे। क्यों ना हम भुट्टे बेचें? तरकीब तो बड़ी भली है। फिर अंगीठी भी हमारे घर में पड़ी हुई है। दोनों सास बहू खेत के सभी भुट्टों को तोड़कर बाजार के खाली नुक्कड़ पर बोरी बिछाकर बेचना शुरू करती हैं। बहू, मैं इन भुट्टों को सेकती हूँ, तू लोगों को आवाज लगा। भाड़ के भुने भुट्टे, भुट्टे खा लो, दानेदार पके भुट्टे खाओ, मौसम का लुत्फ उठाओ। कुछ घंटों बाद, बहू, आधा वक्त बीत चुका है मगर अब तक भुट्टों की बोनी भी नहीं हुई। माँ जी, हिम्मत रखिए और धीरज को उसका काम करने दीजिए। हमारे भुट्टे जरूर बिकेंगे। अचानक बारिश की हल्की फुहार शुरू होने के साथ भुट्टों की भीनी महक मानो बरसात में घुल जाती है, जिसकी खुशबू से गौरी शंकर नाम का शख्स खींचा चला आता है। अरे ओ काकी, का भाव बेचत होई भाड़ के सिके हुए भुट्टे? 10 के 2 ले लो। ओ, फिर तो 6 ठो बांध दो। उ दूजा भुट्टे वाला झाबुआ तो हड़बड़ी में कच्चा पक्का भुट्टा सेक कर थमा देते हैं, मगर तुम्हारे भुट्टे एकदम भले तरह के पके हैं। अब से हम रोजाना तो से भुट्टा खरीदब। देखा माँ जी, पहली ही दफा हम सास बहू हैं, आधा दर्जन भुट्टे बेच दिए हैं। रूपाली एक ही सुर में लगातार भुट्टे बेचने की खातिर आवाज लगाती है, जिसे आते जाते राहगीर रुककर उनके भुट्टे खरीदकर बड़ी चाव से खाने लगते थे। कुछ दिनों बाद, माँ जी, घर बार चलने के बाद भी भुट्टे बेचकर इतने पैसे की बचत हुई है। अब हमारे भुट्टे पूरे बाजार हाल्ट में छा गए हैं। कल तो सांझ होने से पहले ही सारे भुट्टे की खपत खत्म हो गए। अगर और भुट्टे होते तो बिक्री और होती। माँ जी, अगर हम एक ठेला खरीद लें तो इससे भुट्टे की कमाई पर विशेष जोर पड़ेगा। उस पर एक बार में 4 गुना भुट्टा आ सकता है, जिससे भुट्टे घटने पर हमें घर नहीं लौटना पड़ेगा। दोनों सास बहू 4 पहिए का टिकाऊ मजबूत ठेला खरीदकर तड़के सवेरे कच्चे भुट्टे लाद कर कहती हैं। माँ जी, क्यों ना सवेरे के पहर हम गांव देहात घूमकर भुट्टे बेचे और सांझ होते ही बाजार चलकर भुट्टे बेचे। हाँ बहू, ठीक है।
दोनों सास बहू भुट्टे का ठेला लिए गांव-गांव घूमकर फेरी करते हुए भुट्टे बेचती हैं। भुट्टे ले लो, भाड़ के भुने ताजे दानेदार करारे भुट्टे खा लो, एकदम सस्ता। अब आ गया है सास बहू के भुट्टे, आपके घर के एकदम करीब। उसी पल एक दंपति घर के भीतर से निकलते हुए कहता है, अरे ओ भुट्टे वाली सास बहू, क्या बात है, आज बाजार छोड़कर गांव में दस्तक, जल्दी से गर्मा गर्म भुट्टे खिला दो। सास बहू झटपट भुट्टे सेक कर राजीव और उसकी पत्नी को देकर पैसे लिए आगे बढ़ती हैं। सारा दिन गांव में भुट्टे बेचने के बाद वो बाजार में आकर खड़ी हो जाती हैं। माँ जी, गाँव घूमकर भुट्टे बेचने से आधी कमाई तो हमने दिन दहाड़े ही कर डाली है। कुछ महीने और गुजरने पर सास बहू के लाजवाब भुट्टे बाजार में सुर्खियां बटोरने लगते हैं, जिसके बाद वो तय करती है, माँ जी, अब वक्त है अपने अंतिम पड़ाव की ओर कदम धरने का। मतलब बहू? माँ जी, इतने दिनों भुट्टा बेचकर हमारे पास एक बड़ी रकम जुड़ चुकी है, जिससे हम भुट्टे की एक दुकान खरीद लें। बहू, अगर हम अपने भुट्टे की दुकान को पहचान दिलाना है तो हमें भुट्टों के स्वाद पर जोर देना होगा। अब तक हम सिर्फ भाड़ के भुने भुट्टे बेच रहे हैं, कैसा रहेगा अगर उसमें हम नमक नींबू का तड़का लगाएं, जैसे कोयले में पकने वाले भुट्टे से एकदम अलग उबले हुए भुट्टे और मसालेदार भुट्टे। अरे वाह माँ जी, मुझे नहीं मालूम था कि आपके भीतर बिजनेस टाइकून की भारी सोच शुमार है। दोनों सास बहू अन्नपूर्णा का नाम लेकर सास बहू स्वीट कॉर्न नाम से एक दुकान खोलती हैं। पहले ही दिन से उनकी दुकान चल पड़ती है और कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद सफलता उनके कदम चूमने लगती है। और अब जाकर हम सास बहू इस मुकाम तक पहुंची हैं। तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद भी हम दोनों सास बहू अड़े और खड़े रहे। वाकई आप दोनों सास बहू के भुट्टे की सफलता के पीछे छुपा आपका जज्बा काबिले तारीफ है। आपकी कहानी के साथ मेरे भुट्टे भी खत्म हो गए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह सास बहू तमाम कठिनाइयों का सामना डट कर करती हैं, जिसके बाद अंत में वो भुट्टे बेचकर सफलता के शिखर पर आ खड़ी होती हैं। बारिश में गरीब माँ का दुख। पति की आकस्मिक मौत के बाद लतिका अकेले ही मेहनत मजदूरी करके 11 साल के आयुष और 13 साल की सलोनी को पढ़ा लिखा रही थी। पिछले 2 दिनों पहले ही उसके 2 घर जहाँ पर वो काम करती थी अचानक छूट गए, जिससे परेशान लतिका मन में कहती है, इस घड़ी मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मुझे हर एक पाई सोच समझ कर खर्च करने होंगे, क्योंकि मानसून का महीना शुरू होने वाला है। लतिका अपने दोनों बच्चों को झटपट से स्कूल की वर्दी पहनाकर जैसे ही घर की दहलीज पर निकलती है, उसी पल बरसात की बौछार शुरू हो जाती है, पूरे गांव को घेर लेती है, जिसे देख लतिका दीवार पर टंगे छाते को सलोनी को देती है। सलोनी गुस्से से भड़कते हुए कहती है, तो अब आप ये चाहती हैं कि मैं ये फटा पुराना छाता लेकर स्कूल जाऊं, ताकि स्कूल के सारे बच्चे मेरी गरीबी पर हंसे और ताने कसे? बिटिया, आज भर के लिए इस छाते से काम चला लो। हाँ, जल्दी दूजा छाता खरीद लाऊंगी। तू तो जानती है ना कि अभी तेरी माँ घर में बंधी हुई है। आपका ये दुखड़ा तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। न जाने हम भाई बहन इस गरीब घर में पैदा ही क्यों हैं। सलोनी बरसात की भड़ास अपने दुखियारी माँ पर उतारते हुए छाते को जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद लतिका उसके भीतर कपड़ा जोड़कर कहती है, सलोनी, मैंने इस छाते को ना काम चलाऊ बना दिया है। मैं आज ही शाम को तुम दोनों भाई बहन के लिए नया छाता ले आऊंगी। अभी इसी से सर ढाँप कर काम चला लो। वो भाई बहन अपनी माँ की सूरत को अनदेखा करके स्कूल चले जाते हैं। फिर लतिका रोकर कहती है, न जाने मेरे ये बच्चे अपने माँ के दुख को कब समझना शुरू करेंगे। आखिर क्यों इन्हें मेरी ममता दिखाई नहीं पड़ती। लतिका खुद तो घनघोर गरीबी झेलती, मगर अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने में भरसक कोशिश को अंजाम देने में पीछे नहीं हटती थी। वो सांझ को बरसात में भीगती भागती अपने दोनों बच्चों के खातिर छाता खरीद लाती है। बस अभी यही बचे खुचे पैसे रह गए हैं, जिससे दाना पानी चलाना होगा। कुछ देरी के बाद उसके दोनों बच्चे स्कूल से घर लौट कर आते हैं। लतिका खुशी मन से कहती है, सलोनी, आयुष, देखो तुम्हारी माँ आज तुम दोनों के खातिर छाता लेकर आई हैं। दोनों बच्चे लतिका की ओर फीका सा मुंह बनाकर ताकते हुए कहते हैं, छाता ही है, अब क्या इसके खातिर भी आपका बखान करें? हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। उन सब के पास महंगे रेनकोट हैं और हमारे पास ये फुटपाथ से खरीदा हुआ छाता। इसे खरीद कर कोई भरी एहसान नहीं किया। हाँ नहीं तो।
बच्चों के प्यार की भूखी गरीब माँ एक बार फिर अपने बच्चों को कड़वे लहजे में बात करता देख मानो जैसे लतिका के मन पर गहरी चोट पहुंचाती है और वो एक बार फिर मन के भीतर बोलती है, काश बच्चों तुम ये समझ पाते कि तुम्हारी ये कड़वी बोली इस गरीब दुखियारी माँ के जिगर को बाढ़ के जैसे छल्ला करती है। कुछ देर बाद रात का अंधेरा छा जाता है और उसके बच्चे खाने की मांग करते हुए कहते हैं, आज की तारीख में खाने का दर्शन होगा कि नहीं? बस बच्चों खाना तैयार होने को है। बरसात में भीगने के चलते सभी लकड़ियां सील गई हैं। बच्चों की भूख मिटाने के खातिर लतिका चूल्हे का धुआं झेलकर खाना पकाकर अपने बच्चों को परोसते हुए कहती है, ये लो बच्चों गर्मा गर्म खाना। दोनों बच्चे अपना खाना चट कर जाते हैं मगर घर में बचे हुए सीमित भंडारण के चलते लतिका भूखे ही रह जाती है। जब तक मेरा कहीं काम नहीं लग जाता ये दाना पानी बच्चों का पेट भरने के खातिर बचाना होगा। बरसाती प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रही लतिका एक वक्त का राशन बचाने के खातिर अपनी भूख मारकर अपने बच्चों का पेट भरने का ख्याल करती है। आधी रात जैसे ही वो सोने की खातिर बिछौना लगाती है तभी मूसलाधार बरसात के चलते उसके घर की छत टपकने लगती है। अरे भोर सवेरे से ये बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर एक भी बूंद मेरे बच्चों के माथे पर गिरी तो उनकी आंख खुल जाएगी। ममता से भरी माँ बरसात की कहर को पूरी रात झेलकर छत से टपक रहे पानी को बर्तन में भरती है, जिसे उसके बच्चे तो चैन की नींद सोते हैं मगर पूरी रात उस गरीब माँ की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। कुछ ही सप्ताह के साथ मानसून की समाप्ति हो जाती है, जिसके साथ लतिका की मौसमी बेरोजगारी भी समाप्त हो जाती है। वो दोबारा से लोगों के घरों का जूठन धोकर अपने बच्चे की पढ़ाई को जारी रखती है। देखते ही देखते 5 बरस बीत जाते हैं, जिसके साथ आयुष और सलोनी को स्कूल भी खत्म हो जाता है और उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। भगवान के आगे खड़ी लतिका हाथ जोड़कर कहती है, हे ईश्वर मेरे बच्चों को सफलता देना, उनका भविष्य उज्जवल बनाना, इस बेबस माँ की पुकार सुनना प्रभु। बादलों को गरजते देख वो सीधे कॉलेज का रुझान करती है, जहाँ आयुष का दोस्त विनय कहता है, अरे आयुष, ये फटा पुराना सतरंगी चोला पहने हुए जो औरत दरवाजे पर खड़ी है वो खुद को तेरी माँ बता रही है, ये सच है क्या? आयुष अपनी माँ के गरीब अवतार को देख साफ तौर से मनाही करके माँ को भारी बरसात में नजरअंदाज करके सलोनी के साथ घर आ जाता है। लतिका भी बरसात में भीगती हुई उनके पीछे पीछे घर लौट आती है, जहाँ दोनों अपनी माँ पर बिगड़ते हुए कहते हैं, अरे किसने कहा था आपको हमारे कॉलेज में आने को? अपना ये गरीब लिबास दिखाकर क्यों नीचे दिखाने पर तुली हैं आप? अरे बेटा वो बरसात का रुख देखकर मेरा जी घबराने लगा था, इसीलिए मैं तुम्हें लेने कॉलेज आ गई। अरे हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। बच्चों से खरी खोटी सुनने के बाद लतिका के सब्र का बांध मानो टूट जाता है और फिर वो कहती है, सही कहा, अब तुम सयाने हो चुके हो। गलती मेरी है जो मैंने बरसों धूप छांव बरसात की मार झेलकर अपना पेट काट काट कर तुम्हारा पेट भरा। बरसात के महीनों में 30 दिन जाग कर रातों की नींद गवाई ताकि तुम चैन से सो सको। लतिका की बातों का उसके बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता। अगली सुबह, माँ, आज हमारे कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन है, घर लौटने में देर हो जाएगी, और हाँ, आज मेहरबानी करके आप कॉलेज मत चले आना। दोनों भाई बहन कॉलेज पहुंचते हैं, जहां रौनक का पिता मेहता उन्हें देख कहता है, रौनक, क्या हो गया है तुम्हारे क्लास और टेस्ट को? दोस्ती करने के लिए ये गरीब भुखनंगे ही मिले थे तुम्हें? अंकल, आप हम भाई बहन की तौहीन कर रहे हैं, आपका कोई हक नहीं हमको कुछ कहने का। मैं इस कॉलेज का सबसे बड़ा ट्रस्टी हूँ, यह कॉलेज मेरे फंड से चलता है, समझे बच्चों? मेहता उनको खूब नीचा दिखाता है कि अचानक तेज तूफान उठता है और बारिश शुरू हो जाती है। काफी देर होता देख लतिका कहती है, ये बरसात तो बाढ़ का रूप लेती जा रही है, अब मैं और नहीं रुक सकती। लतिका भीगती भागती हुई कॉलेज पहुंच जाती है। आयुष, सलोनी, इस छाते से अपना सर ढांप लो। उस रोज बरसात के बादलों के साथ दोनों के दिल में माँ के प्रति प्रेम उमड़ आता है। दोनों घर आकर एकटक अपनी माँ को निहारते हुए कहते हैं, माँ, आज जब कॉलेज में हमको किसी ने नीचे दिखाया तो एहसास हुआ कि आपके दिल पर क्या बीती होगी हमारे कड़वे शब्द सुनकर। माँ, हम हमेशा अमीरी का जीवन जीना चाहते थे, मगर आज अमीरों का रुझान देखकर महसूस हुआ कि अमीर लोग पैसों के अमीर और दिल के गरीब होते हैं। वो हमें बरसात में भीगने को छोड़ गए, पर आप बिना अपनी परवाह किए हमको लेने आई। हम कभी देख नहीं सके कि आपने मौसम की मार झेलकर हमें पाला है।
तीनों की आंख में आंसू की फुहार थी। जहाँ एक तरफ बाहर बरसात का कहर बरस रहा था, घर के भीतर दुखियारी माँ और उसके बच्चों का प्यार बरस रहा था। अंत में सलोनी और आयुष अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने लगे। मर्दों के बाल काटने वाली बहू। दिल्ली के बेगमपुर क्षेत्र में रहने वाली बानी आजाद ख्यालों की लड़की थी। उसे हमेशा से साज सज्जा का बड़ा शौक था। शायद यही कारण था कि पढ़ाई पूरी होते ही उसने पार्लर के प्रति अपना रुझान जाहिर किया। उसके पिता ने उसके इस सपने को साकार करने के लिए कुछ पैसे लगाए। सौभाग्यवश बानी का ब्यूटी पार्लर अल्प समय में ही मशहूर हो गया। अब हर वक्त पार्लर के भीतर लड़कियों की बड़ी भीड़ जमी रहती थी। आज भी वो मेकअप करने में मशरूफ थी। ये लो श्वेता, तुम्हारा मेकअप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। श्वेता जैसे ही शीशे में अपना चमकता हुआ चेहरा देखती है तो बानी के मेकअप का बखान करते हुए कहती है, वाह बानी, कितना प्यारा मेकअप किया है तुमने। तभी तो मेरे पाँव बानी ब्यूटी पार्लर के अलावा कहीं और जाते ही नहीं। थैंक यू श्वेता। बानी के ब्यूटी पार्लर के बगल में ही केशव हेयर ड्रेसर वाला था। केशव पेशे से एक नाई था। वो मर्दों के बाल काटकर अपनी मेहनत की कमाई बिलासपुर में रह रही अपनी माँ शांति को भेज दिया करता था। केशव का ये स्वभाव बानी को बेहद पसंद था कि वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को बखूबी निभाता था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन बानी कहती है, केशव, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बानी, तुम तो भली तरह से इस बात से वाकिफ हो कि मेरी माँ के ख्यालात कैसे हैं। उन्हें बहू का घर से बाहर निकलना जरा भी पसंद नहीं। शादी होने तक हमें इस बात को उनसे छिपाना होगा। ठीक है केशव, मुझे मंजूर है। अगले सप्ताह केशव अपनी माँ शांति देवी को दिल्ली शहर बुलाता है, जहाँ दोनों परिवार आपसी रजामंदी से केशव और बानी की शादी करा देते हैं और बहू बनकर बानी दिल्ली के बेगमपुर से बिलासपुर गांव आ जाती है। शांति पहले ही दिन से बानी पर जिम्मेदारियों का बोझा बरसाते हुए कहती है, बानी बहू, आज तेरी चूल्हा पूजन की रस्म है, कुछ अच्छा सा बना कर खिलाना। बानी खुश मन से खाना पकाकर अपनी सास और पति को परोसती है। शांति उसकी सराहना करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो तूने बड़ा ही लाजवाब बनाया है। शांति को खुश देखकर बानी मन में कहती है, इस समय सासू माँ बेहद खुश है। यही मौका है बानी अपने ब्यूटी पार्लर की पहल करने की। सासू माँ, दरअसल मैं गांव में अपना एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। हम साथ मिलकर कमाएंगे तो आमदनी भी बेहतर होगी। ये सुनकर शांति देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बानी पर बिगड़ जाती है। सुन बहू, तुझे शहर में जितना साज श्रृंगार करना था सो तूने कर लिया। बिलासपुर गांव बरसों से पुरुष प्रधान रहा है। अपने हाथों के हुनर को घर के कामों में इस्तेमाल करना सीख। खबरदार जो ससुराल की सीमा से बाहर जाकर अपना ये ब्यूटी पार्लर के शौक को साधने की कोशिश की। शांति का रूखा स्वर सुनकर बेचारी बानी चुप्पी साध लेती है। केशव गांव से कुछ कोस की दूरी पर नाई की दुकान खोल लेता है। उसके हाथ की सफाई के चलते हर एक पुरुष उसी से बाल कटवाने लगते हैं। समय बीतता है। दिन, सप्ताह और सप्ताह 6 महीने में बदल जाते हैं। मगर एक रोज घर लौटते समय केशव के साथ बड़ी घटना घटती है। उस हादसे में केशव अपने दोनों हाथ गंवा देता है। केशव की इस अपंगता से घर की दशा बद से बदतर होने लगती है। वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। फिर एक रोज बानी को खबर मिलती है कि केशव की नाई की दुकान को तितर बितर किया जा रहा है। वो भागकर वहाँ आती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, ऐसे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब केशव के हाथ कटकर उसकी कमाई और मेरे किराए का जरिया ही मिट गया तो ये नाई की दुकान रहकर क्या करेगी? मेरी बात सुनिए, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। बाल काटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अपने पति की जगह अब से मैं इस दुकान को चलाऊंगी। तुम लोगों के बाल काटो या जेब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपना बकाया और हर महीने पैसे भरते रहना। अच्छा, जयराम जी की। उस रात बानी गहरे शोक के सागर में डूबी हुई कहती है, ये कैसी बेबसी है भगवान। मुझे अपने सास और पति का पेट भरने के लिए उन्हीं से छुपते छुपाते अब नाई बनकर मर्दों के बाल काटने होंगे। अगले दिन बानी सवेरे सारा कामकाज निपटा लेती है। जैसे ही शांति औरतों की मंडली में बैठने के लिए घर से निकलती है, बानी कहती है, बस यही मौका है। अब सासू माँ सांझ से पहले घर नहीं आएंगी, मुझे जाना होगा। बानी अपनी नाई की दुकान पर पहुंचकर पुरुषों के आने की प्रतीक्षा करती है। तभी गिरिजा आकर कहता है, अरे बहिनी, जरा जल्दी से हमारी हजामत बना दियो। हाँ हाँ भाई साहब, यहाँ बैठिए। बानी झटपट से गिरिजा के बाल काट देती है। अरे वाह, बाल तो बड़े ही सफाई के साथ काटे हैं। शुक्रिया भाई जी। कितना पैसा हुआ? महज 50 रुपए। गिरिजा बानी को बाल की कटाई देकर चल देता है। शुक्र है, बोनी बट्टा तो हुआ।
हर एक दिन के साथ बानी की दुकान पर बाल कटवाने वाले मर्दों की बड़ी भीड़ लगने लगती है। बानी उन पैसों को जोड़ बटोर रही थी। एक रोज सिर्फ मर्दों के बाल काटने से बात नहीं बनेगी। क्यों ना मैं अपनी इस नाई की दुकान को आधियात कर दूं। इससे मर्दों के साथ औरतें भी अपना साज श्रृंगार कराने आएंगी और मेरी कमाई और बेहतर होगी। बानी मर्दों के बाल काट कर जोड़े हुए पैसे से अपनी उस नाई की दुकान में जान डाल देती है। वो वहाँ से गुजरने वाली औरतों से ब्यूटिशियन की बात को साझा करती है। शुरुआती दिनों में तो गिनती की इक्की दुक्की औरतें वहाँ आती, मगर अब उनकी संख्या बहुतायत बहुओं में ले ली। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ बहनों, आओ ना। उस वक्त बानी एक पुरुष के बाल ही काट रही थी। उसके जाने के बाद वो कहती है, अरे बानी बहन, आपको मर्द जात के बाल काटने में झिझक नहीं होता? अरे ये तो सोच की बात है। जल्दी से मेरा सुंदर सा श्रृंगार कर दो, शादी में जाना है। ये देखो, ये पूरा पैकेज 1500 का पड़ेगा, मगर इस मेकअप का निखार लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अरे पैसे की फिक्र ना करो, रूप सुंदर दिखना चाहिए। बानी बारीकियों के साथ रमीला का मेकअप करती है, जिसे देख रमीला कहती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी। सचमुच रमीला, एक ही पल में तुम्हारा मुरझाया वो चेहरा खिल उठा। अब जरा जल्दी से मेरा भी जूड़ा बना दो। उस रोज बानी की कमाई बुलंदियों पर थी। महीने भर के भीतर ही वो सारा कर्जा चुकता कर देती है। फिर एक रोज बातों ही बातों में रमीला कहती है, अरे शांति मौसी, आपकी बहू मर्दों के बाल काटने के साथ चकाचक मेकअप करती है। अरे कैसी बहकी बातें कर रही है तू रमीला। मेरी बहू ऐसा करती तो मुझे खबर नहीं होगी। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है ना? तू चल मेरे साथ और अपनी आंखों से देख तेरी बहू क्या करती है। हाँ चल, मैं भी देखती हूँ तेरी बात में कितनी सच्चाई है। शांति रमीला के साथ रुख करते हुए बाजार आ पहुँचती है। दोनों सास बहू की नजर एक दूसरे से टकरा जाती है। शांति अपनी बहू बानी को मर्दों के बाल काटता देखकर बौखलाई हुई घर आती है। आने दो, आज इसकी खैर नहीं। एकाएक बानी घर में कदम रखती है। आ गई मेरी बेशरम बहू, मर्दों के बाल काट कर। अरे मर्दों के बीच बैठकर उनके बाल काटते तुझे जरा भी शर्म हया नहीं आई? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे अब कहना सुनना बाकी क्या बच गया? क्यों माँ जी, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? मेहनत करके कमाने में बुराई क्या है? बालों की कटाई मेरे ब्यूटिशियन की कला का हिस्सा है। अगर मैं औरतों के बाल काट सकती हूँ तो मर्दों के बाल काटने में क्या हर्ज है? बहुओं के लिए आखिर इतने बंधक क्यों? सासू माँ, जब तक हम सही हैं सब सही है। बानी की बातें शांति की रूढ़िवादी सोच को एक नया आयाम देती हैं और वो कहती है, बहू आज तूने अपनी बुद्धू सास की भटक खोल दी। अब तू बेझिझक अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल कर। उस रोज बानी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसने मर्दों के बाल काटने को अपना बिजनेस बना लिया। जहां कुछ जन बानी के हौसले को सराहते हैं तो वहीं कुछ लोग आज भी अक्सर उसके काम का बुरा बखान करते हैं।